पहले अपना बेस बनाइए, फिर अपने परिवार को साथ लीजिए, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए कि नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। अगर मैं कर सकती हूँ एट द एज ऑफ 36, अगर मैं डीएसपी की ट्रेनिंग कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ट्रेनिंग पे जाना है। पतिदेव को ये मेरी ओर से सलाह होगी कि अगर आपके पत्नी के अंदर अगर कैपेबिलिटी है, अगर उनकी क्षमता को आप पहचानते हैं, अगर वो कर सकती हैं तो उनको मौका दीजिए। अगर वो कंप्लीट कर लेंगी, इसका मतलब आप कंप्लीट कर लिए। मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर आत्मविश्वास हो तो उसे पा ही लिया जाता है। एक ऐसे ही हम शख्सियत की बात करेंगे, एक ऐसी बेटी, ऐसे तो बहू हैं लेकिन इनको बेटी का दर्जा पूरे जिलेवासियों ने दिया है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत इस मुकाम पर पाया है कि इनका जिला ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन जिले का किया है। इसी बेटी की जिनकी हम बात करेंगे, सीमा देवी, जिन्होंने शादी के बाद इतनी कठिन परिश्रम की और आज डीएसपी रैंक पे इनको मुकाम हासिल हुआ है। हम इनसे ही कुछ बात करेंगे कि आखिर में इस मंजिल को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि लड़कियां जब शादी से पहले तो गार्जियन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन शादी बाद कई हिम्मतें छोड़ देती है, क्योंकि वैसा परिवार नहीं मिल पाता है कि किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात साथ दे। लेकिन ऐसा ही परिवार इनके साथ था, जो हर पल इनका साथ देता था और इस मुकाम तक पहुंचाने में इनका सपोर्ट किया। हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्राइम रिकॉर्ड न्यूज़। थैंक यू सर जी। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि जो आज आपने इस मुकाम तक पाया है, आखिर में ये प्रेरणा कैसे मिली, कैसे आया कि आप बीपीएससी की तैयारी करें। कई महिलाएं होती हैं जो देखा जाता है कि महिलाएं सबसे इजीली जॉब के लिए तैयारियां करती हैं, टीचर होता है, बैंकिंग होता है, लेकिन इस क्षेत्र में आपने कैसे विचार आपके मन में? सर, मैं टीचर पहले ही थी। तो मैं दिल्ली में एमसीडी स्कूल में टीचर हूँ, और इसकी तैयारी पहले यूपीएससी की तैयारी की मैंने। उसके बाद प्रेरणा मिली कि चलो बिहार राज्य के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि मेरा ससुराल है। मायके के लिए कोशिश करके देख ली थी कि दिल्ली स्टेट नहीं था, तो फिर सोचा कि बिहार पीसीएस दिया जाए। तो ज़्यादा प्रेरणा मेरा परिवार ही रहा। एक होता था कि बिहार में बीपीएससी निकल गया, ये बहुत गौरव की बात होती थी। प्रीलिम्स निकल जाता था तो काफ़ी दूर तक चर्चा होती थी, उस गांव में निकला है। तो फिर सोचा कि जब तैयारी की है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए। यूपीएससी के टाइम मेरी शादी से पहले ख़त्म हो चुके थे, तो शादी के बाद 1-2 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि कोचिंग चला ली थी, दिल्ली में जॉब थी, फिर ज़िंदगी ठीक चल रही थी। फिर लगा कि इस रूटीन लाइफ में नहीं जिया जा सकता। तो क्योंकि हस्बैंड यहाँ सेटल डाउन थे और मैं दिल्ली में रहती थी, तो अप डाउन लगा रहता था। तो उस अप डाउन ने बहुत थका दिया था। फिर सोचे क्यों ना दोनों एक जगह हो जाएं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि बीपीएससी दो तुम। तो मेरा पहला प्रीलिम्स 2 नंबर से छूटा, आई गोट 84, कट ऑफ आज 86। दूसरा 1 नंबर से छूटा। फिर मुझे लगा कि प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, नहीं होगा। फिर कह रहे कि एक काम करो, तुम थोड़ा छुट्टी लेके तब तैयारी करो। तो बेटा था मेरा उस टाइम छोटा, बेटे का बर्डन नहीं था मेरे ऊपर, ना कभी ये था कि मुझे खाना बनाना तो मुझे ही बनाना है। काम का मेरे ऊपर बर्डन कभी नहीं रहा। तो ये था नौकरी करो, अपना पढ़ाई करो। मतलब घर से हर तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा था कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हमारे दर्शक ये भी पहले जानना चाहेंगे कि जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, मतलब गोपालगंज जिले में कहाँ की हैं, और आपके हस्बैंड कौन है और क्या करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अंबिका यादव जी हैं और हस्बैंड दिवाकर यादव हैं। तो हम दोनों ने इकट्ठी तैयारी शुरू की थी यूपीएससी की। हम स्टूडेंट थे साथ में, तो उन्होंने वो सहयोग वहाँ से लेके आज तक उन्होंने निभाया है। तो क्योंकि उनकी तैयारी कंटिन्यू हो नहीं पाई, यहाँ थोड़े घर के हालात वैसे थे कि चलो एक इंसान तैयारी कर लेगा, एक तो कमाएगा ना कुछ, तो वो फिर गन्ने वन्ने के क्षेत्र में। बहुत बड़ी बात है कि एक अपने बीवी के सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपने सपने छोड़ दिए और उनके साथ लग गए। उसी दिवाकर जी की बात कर रहे हैं, जो गोपालगंज में एक पॉलिटिकली घर से भी लगाव रखते हैं, और उनका सपना था कि हम भी बीपीएससी रैंक का निकालें, लेकिन इनकी वाइफ के जो सपने देखते हुए उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया। अब आगे हम बात करेंगे कि जिस तरह से आपने जब तैयारियां की, इसके पहले आप खुद टीचर थी, तो क्या मतलब घर शादी से पहले आपकी नौकरी थी कि शादी बाद हुई? मेरी शादी से पहले की नौकरी है। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी 2014 में हुई है। 2006 से मैं जॉब में थी। हाँ, क्योंकि मैंने 12th करके टीचर ट्रेनिंग की, उसके बाद जस्ट मैं लग गई थी। उसके बाद एसएससी में भी हुआ मेरा, बैंकिंग में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकले थे, लेकिन ये था कि करना यूपीएससी था। यूपीएससी इंटरव्यू तक भी पहुंची मैं। मतलब इसके पहले आपने इस बीपीएससी के लिए यूपीएससी की भी तैयारियां की थी, उसमें कम मार्क्स आ गए। बीपीएससी भी 2-3 बार आपने दो बार दिया था मैंने। तीसरा बार ये आपका निकला।
अब ये सवाल आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक बार नहीं निकलता है तो परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनके परिवार लगातार इनके साथ खड़े रहें और इनको तैयारी कराते रहें। लेकिन जब मैम आप दिल्ली रहती थी, वहाँ तैयारी करती थी, तो घर की याद आती थी, कब कब आती थी? घर की याद है सच तो, क्योंकि काम बहुत होता था, जॉब में भी रहते थे, बच्चे भी थे, तो ऐसा सच फिर यहाँ आना होता था मेरा छुट्टियों में, तो याद आती तो चली आती थी, ऐसा कोई वो नहीं था टिकट कराई तुरंत चले आए। ये बताइए कि आप तो नौकरी में थी तब तो आपको प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन ऐसे भी महिलाएं हैं जो नौकरी नहीं है और जब एग्ज़ाम देती है नहीं निकलता है तो उनके परिवार उनको सपोर्ट नहीं भी करते होंगे, लेकिन आपने जब एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं नहीं निकल रहा होगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब छोड़ दिया जाए, ये अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? हाँ लग गया था, बहुत बार लगता है, कई बार तो लगता है कि रोज़ ही लगता है, एक टाइम ऐसा आता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर लगते थे नहीं हो पाएगा, एक कोशिश और करके देख लेते हैं, तो वो अंतिम कोशिश मेरी, ये अंतिम थी मेरी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और ये साबित इन्होंने कर दिखाया है। लेकिन इनसे प्रेरणा क्या मिलती है, इनसे सीख क्या मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम उन लड़कियों को, क्योंकि आप मेरे एक बहुत पहले इंटरव्यू में एक और गोपालगंज की बेटी का इंटरव्यू देखा होगा आपने, एक यहाँ दुर्गा शक्ति हैं जो ब्लॉक मोड़ के पास है, उन्होंने भी DSP रैंक निकाला था और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, उनके भी हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया था। और जिस तरह से इस तरह से लगातार गोपालगंज की बेटी बहुएँ अगर निकलती रहेंगी तो गोपालगंज लगातार ऐसी कई सैकड़ों संख्या में बेटियां आगे बढ़ेंगी और ज़िले का नाम रोशन होगा। अब मैम ये आता है कि जब आपने तैयारियां कर रही थी तो एजुकेशन कहाँ से आपने की, मतलब कोचिंग जाकर, क्योंकि आप एक जॉब में थी, तो उस समय आपने कैसे टाइम निकाला इस एजुकेशन के? मेरे पास टाइम ही नहीं था कोचिंग जाने के लिए, मैं एक दिन ट्रायल मारने गई थी खाली देखने की शायद मैं कोचिंग कर पाऊँ, क्योंकि बिहार से मैं रिलेटेड नहीं थी, बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स नहीं थे मेरे पास, नॉलेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा बिहार को जाना भी नहीं था, घूमने का भी टाइम नहीं था कि घूम के ही देख पाएँ। हाँ इतने सालों में था मैं भोजपुरी सीख पाई थी तो वो मेरा था, वो भी पर्सनल ये कि हम टॉक कर रहे हैं तो हम सीख पाते हैं, तो सिर्फ इसलिए था कि शायद मैं कोचिंग जाके देख पाऊँ। एक दिन देखा, लगा कि 3 घंटे में 10 मिनट का भी सामान नहीं निकला, तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है घर बेटा रोए और यहाँ मैं रहूँ, उससे अच्छा है कि घर बैठ के पढ़ा जाए। ये बहुत सोचने की बात है कि दिन भर जॉब करने के बाद से, थकान आने के बाद से पढ़ाई करने का टाइम निकला, उसके बाद से बच्चे में भी समय देना है, इस बीच में इन्होंने तैयारियां की, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका हौसला था कि मैं अगर तैयारी कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ मुकाम पे पालूंगी। लेकिन मैम ज़्यादातर देखा जाता है कोचिंग क्लासेस इंपॉर्टेंस हो जाते हैं या वीडियो ऑनलाइन क्लासेस, क्या मान लीजिए जब आपको क्लासेस टाइम नहीं मिलते होंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से आपने एजुकेशन कर रही होंगी ज़्यादातर? हाँ ऑनलाइन चैनल्स जैसे राज्यसभा है, जितने भी गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उनसे करंट अफेयर्स की, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट ज़्यादा है तो न्यूज़ में रहने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा क्लास करें उससे ज़्यादा अच्छा आप किताब उठा के पढ़िए, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ पाते हैं, उसमें जो वो सिखाते वही सीख पाएंगे हम। लेकिन बुक एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देता है आपको, और अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो आप एक लिखिए, मानिए 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 बच्चों को एक टीचर एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप एक जैसे ही आंसर लिख रहे हैं, देन आप टॉपर कैसे होंगे? कौन कैच ज़्यादा पकड़ सकता है? पकड़ सकता है। दूसरी बात, अगर आप अकेले में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को बहुत गहनता से पढ़ते हैं। मेरा एक तरीका है, मैं ग्रुप में नहीं पढ़ सकती, मेरे रूम में एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। मेरा होता है कोई सांस भी ले रहा हो तो मुझे घुटन होती है कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मेरा सेपरेट पढ़ाई का रूम रहता है, सिर्फ 3 घंटे पढ़ूँ मैं, भले ही ना भी पढ़ूँ। तो अब आगे ये सवाल आता है मैम कि जब आपने तैयारियां की और तैयारियां के बाद से इस मुकाम तक पाया, तो ऐसी कई महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना कम चाहती हैं या आने के लिए सोचती हैं लेकिन कोई उस तरह का सपोर्ट नहीं कर पाता, उनको क्या एक मैसेज देंगे कि अगर इस तरह का आ रहा है तो जो वो सोच रही हैं कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहुत इजी वे में आपने बताया कि मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर वैसा परिवार जो उनको सपोर्ट नहीं करता है तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं मानती हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, सबसे पहले एक नौकरी पकड़िए, क्योंकि परिवार साथ देना दे, आपको पैसा ज़रूर चाहिए, कभी भी चाहिए। परिवार साथ इसलिए नहीं दे पाते, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कोई कोचिंग तक नहीं भेज पाते हैं, अदरवाइज़ कोई ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ना पढ़े। और वो भी बिहार जैसे राज्य में तो सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, नाम हो, फलाना पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो, लेकिन उनके पास पैसे की दिक्कत होती है। अब गरीब माँ बाप, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरी एक ये कि लड़कियाँ जितनी जल्दी हो सके कोई एक छोटी नौकरी ले लें, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो टीचर हो, कुछ हो। आपके पास अगर 25-30 हज़ार रुपये महीना है
तो परिवार आपके साथ खड़ा है। बहुत बड़ी बात मैडम ने कहा है कि अगर आप बड़े मुकाम पाना चाहते हैं तो एक छोटी मुकाम पा लेंगे तो लोगों के अंदर हौसला हो जाए कि आगे पढ़ सकती है, कर सकती है। तो इन्होंने मैम भी वही किया, पहले टीचर की नौकरी की और उस विश्वास पे उनके गार्जियन ने भी उनका सपोर्ट किया और आगे लगातार तैयारियां हैं। तो ऐसे ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैम अब आप हमारा जाते जाते एक दो सवाल है कि जिस तरह से बिहार सरकार अभी 35% महिलाओं को हर जगह दिया है और इस पे क्या कहेंगे कि जिस तरह सरकार भी लड़कियों पे अब ध्यान दे रहा है, हर क्षेत्र में उन लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। देखिए निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है, मेन मैटर ये है कि हम मेल कैंडिडेट उतना सपोर्टिव नहीं है कि गर्ल को बराबर देख सकें या उनको आगे बढ़ा सके। आप कहने को है, अगर गांव में जाके देखिए आज भी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। ये 35% एक प्रलोभन है सरकार का कि वो लड़कियां घर से बाहर निकलें, लेकिन अभी बहुत दूर है वो सपना। अभी सपना है ये। शहरों में ठीक अप्लाई हो रहा है, शहर में तो कोई भी सुविधा जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन एक कोशिश ये की जाए कि गांव तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो कम से कम स्कूल तक बच्चों को भेजें। आप तो प्रशासनिक क्षेत्र में एंट्री की हैं, तो जैसे मान लीजिए आप ज़्यादातर क्राइम से ज़्यादा जुड़ा हुआ मामला आपको मिलेगा, तो उस पर कैसे एक आपका एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसे उस पर रोक लग सकती है? जिस तरह से अगर बिहार क्षेत्र में आपको अगर मिल जाता है तो कैसे रोक लगा सकती है? देखिए क्राइम स्पेशली अगर जैसे आपने 35% की बात की, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 90% लड़कियां क्यों नहीं निकलती हैं। आप भी अपनी बेटी को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं देखना चाहेंगे, क्यों? सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर सेफ्टी अगर आप अश्योर कर दें तो नाइट ड्यूटी आराम से की जा सकती है। दिल्ली में आप 24 घंटे नौकरी करती हैं लड़कियां, कैब लेके जाती हैं, मेट्रो लेके जाती है, सुविधाएं हैं, पुलिस भी उतनी अवेयर है। यहाँ दिक्कत ये है कि सुविधाओं का अभाव है सो है, लेकिन पुलिस अवेयर नहीं है। लोगों को उस बात का डर नहीं है कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। तो उस डर से कि बेटी के साथ कुछ ना हो, माँ बाप उसे बाहर नहीं भेज रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी उसकी आधी हो जा रही है। कोचिंग नहीं भेज रहे हैं, पटना जाएगी। सबसे बड़ा यहाँ सवाल आ जाता है लड़कियों के लिए दहेज प्रथा। अभी सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं, लगातार कुछ छोटा जगह हो या बड़ा हो, दहेज की वजह से लड़कियों को घर से निकाला जा रहा है। इस पे आपका क्या एक एक्सपीरियंस रहेगा कि इसको कैसे कम किया जा सके? सरकार जबकि निकाला हुआ है कि दहेज लेना और देना पाप है, फिर भी लोग कर रहे हैं। नॉर्मल अच्छे परिवार लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजर रहे हैं मीडियम परिवार या छोटे परिवार के लोग। अपनी बेटियों से ज़्यादा उनको परेशानियाँ हो रही हैं, तो इस पर कैसे कंट्रोल हो सकता? देखिए पहली बात तो कि अवेयरनेस आती है अगर एक लड़की काबिल है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं दहेज के नाम पे कुछ नहीं लेके आई थी। अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं अपने आप में ही दहेज हूँ। 1, 2 लाख 4 लाख आप एक बार दे सकते हैं, लेकिन जिसकी सैलरी ही हर महीने 1 लाख होगी तो लाइफ टाइम दहेज है, और ऐसे से कोई दहेज मांगेगा नहीं। पहली बात ये बहुत बड़ी बात है। अगर दहेज प्रथा खत्म करने का एक और माध्यम है, लड़कियां खुद स्टेबल हो जाएं, कुछ बन जाएं, तो ऑटोमेटिक दहेज मांगने वाले भी बंद हो जाएंगे। लेकिन प्रशासनिक तौर पे कैसे रोक लग सकती है? जब आप एक पद पे आप जाएंगे तो कैसे रोक लगाएंगे? देखिए अगर मैं डीएसपी के पद पे जाऊंगी तो मुझे पावर उतनी मिलेगी। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सब जानते हैं इस बात को, कानून भी बन गए, कानून तोड़े भी जा रहे हैं। मेरा मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि जहाँ उल्लंघन हो वहाँ मैं पहुँच पाऊँ। मेरी अप्रोच उतनी हो कि कोई कॉल करे तो मैं पहुँच पाऊँ। अगर मैं पहुँच गई तो ये काम होगा नहीं। जिसका सबसे बड़ा श्रेय इन्होंने अपने हस्बैंड दिवाकर यादव जी का नाम रखा था, वो हमारे बीच में हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर में जब अपने बीवी के जो सपने पूरे करने के लिए अपने सपने को त्याग कर दिया, ऐसे शख्सियत से हम जरूर आपको मिलाना चाहेंगे और बताएंगे कि आखिर में जब इन्होंने जाना कि हमारी वाइफ यही तैयारियां करने चाहती है तो इन्होंने क्यों छोड़ दिया। तो दिवाकर जी बताइएगा कि इनकी तैयारी करने के पीछे उन्होंने आपका श्रेय बताया, आपका सहयोग बताया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे इनको। धन्यवाद इसलिए देंगे कि इन्होंने हमारे कुल, खानदान, परिवार, समाज और हमारे ज़िले और बिहार का नाम रोशन किया है। इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। रही बात श्रेय की, तो ये शुरू से ही काफ़ी तेज़ छात्रा रही हैं, पढ़ाई में, खेल कूद में, हर मामले में ये तेज़ रही है। उन्होंने कहा भी कि आप लोग क्लासमेट भी रहे हैं, एक साथ तैयारी भी किए। तो साथ में हम लोग देखते थे, एक होता है, हम लोग मध्यम क्लास के छात्र थे और ये हमेशा टॉप 10 में आती थी। तो बाद में अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति जब डगमगाने लगी तब हुआ कि भाई आप अच्छी हैं पढ़ाई में तो आप पढ़ाई करिए और हम घर की मतलब जो जिम्मेवारी घर की चाहिए थी, जिस तरह से जब वाइफ अगर
तैयारी कर रही हैं तो उनके खर्च के लिए परिवार चलाना है, तो कहीं ना कहीं अपने सपने को तो छोड़ना पड़ेगा, तो उनके सपने के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो फिर जैसे ही आपको जब लगा कि ये कई बार तैयारी कर रही थी, नहीं आ रहा था, तो आपके मन में भी ऐसा विचार आया होगा कि अब लग रहा है कि ये बीपीएससी एग्ज़ाम दे रही हैं, बार बार नहीं ला पा रही हैं, अंक नहीं ला पा रही हैं, नहीं अव्वल हो पा रही हैं, तो क्या आपके मन में विचार आया कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए? ऐसा तो विचार इनको लेके मेरे मन में कभी नहीं आया। ये थोड़ी कभी कंफ्यूज भी हो जाती थी, तो मैं बोलता था कि आप में वो कैपेबिलिटी है। रियली हमारा ये दृढ़ विश्वास था, मैं हर मामले में श्योर था, क्योंकि मैं इनकी कैपेसिटी को जानता था। इस बार भी मैंने इनसे कहा था कि आप टॉप 10 में आइएगा। टॉप 10 में कुछ संजोगवश नहीं आ पाए हम लोग, लेकिन हम लोग का जो सपना था एसडीएम या डीएसपी, इनका था कि हम क्लास 8 में वहाँ जॉब करते हैं, हमको क्लास 9 का चाहिए। मैं श्योर था कि आपको क्लास 9 का जॉब मिलेगा। इनके पहले नौकरी से क्या आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं, मैं संतुष्ट था, लेकिन चूंकि परिवार एक दिल्ली एक बिहार, मैं बिहार में अपना मेरा बिजनेस है, ये दिल्ली रहती तो सामंजस्य नहीं बैठ पाता था। संयोग बस इनका ससुराल हुआ बिहार में, और मैं इनको जहाँ तक जानता हूँ, जितना जानता हूँ, ये जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ये अपने काम को अच्छे ढंग से संचालित करती हैं। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये संयोग बस अगर इनको डीएसपी मिला है तो ये उस क्षेत्र में काफ़ी खासकर महिलाओं को लेके सजग रहेंगे। आपके घर में केवल जिस तरह से इन्होंने अपनी तैयारियां की, और भी घर में लोग होंगे जो इस तरह की बेटियां होंगी, चाहे आपकी सिस्टर होंगी, तैयारी कर रही होंगी? हाँ, कर रही हैं। इनसे प्रेरणा लेके मेरे छोटे भाई हैं, मेरी छोटी बहन है, और इन्हीं के बदौलत उन लोगों ने दिल्ली पुलिस में निकाला है। मतलब ऐसा परिवार है जो केवल एक यही नहीं, और भी परिवार के इनके कई सदस्य हैं जो गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं और लोग को अपना तन मन से सेवा के लिए खड़े उतरे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ये आता है कि परिवार कितनी मददगार होता है, क्योंकि जब एक लड़की तैयारी करती है या शादी बाद जब उनके ऊपर जिम्मेवारी आती है, तो सास का बहुत बड़ा महत्व होता है कि अपनी बहू को इस सारी जिम्मेवारियों से दूर करे। तो क्या इनको भी घर पे ऐसा हुआ कि घर पे काम के लिए कभी आपकी माँ चाहे किस तरह कोई? चूँकि इनकी पर्सनालिटी शुरू से ही ऐसी रही है परिवार में कि इनको सारे लोगों ने वो तवज्जो दी, वो मान सम्मान दिया शुरू से ही, यहाँ तक कि ये घर की बड़ी बहू है, और इन्होंने जो कहा, जैसे कहा, सब लोग तैयार थे। तो देखा कि आपने हमारे बीच में थे दिवाकर यादव जी, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि परिवार केवल एक साथ रहने से नहीं होता है, परिवार एक दूसरे का साथ निभाने और एक दूसरे के सपने पूरे करने के लिए भी होता है। और इनकी सपने पूरे करने के लिए केवल इनके हस्बैंड ही नहीं, इनके परिवार के, इनके सास ससुर, इनके देवर, इनकी ननद, ये सारे लोगों ने इनका भरपूर साथ दिया और घर की जिम्मेवारी से मुक्त किया और इनके सपने पूरे करने के लिए इनको छोड़ दिया। और आज इन्होंने उस सारे लोग की उम्मीद पे खड़ा होकर डीएसपी रैंक लाया। जाते जाते एक हस्बैंड के नाते, एक बीवी जिस रैंक पे आई हैं, उन हस्बैंड को क्या एक सलाह दीजिएगा, क्या एक मैसेज दीजिएगा, जो सोचते हैं कि अब शादी बाद तो नौकरी क्या करेंगी, घर में ही रहें, घर की जिम्मेवारी संभालें, वैसे हस्बैंड को क्या मैसेज देंगे? मैं ये उन तमाम पतिदेवों को ये मेरी ओर से सलाह होगी कि अगर आपके पत्नी के अंदर अगर कैपेबिलिटी है, अगर उनकी क्षमता को आप पहचानते हैं, अगर वो कर सकती हैं तो उनको मौका दीजिए। अगर वो कंप्लीट कर लेंगी, इसका मतलब आप कंप्लीट कर लिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, क्योंकि पति ही पत्नी की सारी समस्याओं का हल निकाल सकता है, और जब पति ही अपनी पत्नी का साथ दे तो कोई भी मुकाम हो हासिल कर सकती है। आज जाते जाते मैम हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगी, क्या कहेंगी कि जो लड़कियां अगर तैयारी करना चाहें या जो इसमें इंटरेस्ट हो, कैसे क्या करें? पहले अपना बेस बनाइए, फिर अपने परिवार को साथ लीजिए, नेगेटिविटी छोड़ दीजिए कि नहीं होगा, कब तक नहीं होगा। अगर मैं कर सकती हूँ एट द एज ऑफ 36, अगर मैं डीएसपी की ट्रेनिंग कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, ऑलमोस्ट आई हैव टू रिड्यूस 20 kg उससे पहले, तो अगर मैं इस एज में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ, तो अगर आप सही एज पे हैं, सही जगह पे हैं, तो आप कोशिश करिए, कोशिश मत छोड़िए, चीज़ें अपने आप सकारात्मक होती चली जाएंगी। अगर उस किस्मत में आपके इतना दम है कि आपके हौसलों के सामने झुक जाए, तो मंजिल पा लोगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि लड़कियां आज के समय में हर क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रही हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रशासनिक क्षेत्र में लड़कियों का अहम रोल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से महिलाओं के साथ कोई भी उत्पीड़न हो रही है तो उन्हें तुरंत इंसाफ मिलेगा। और ऐसे जो सोच विचार रखने वाली अगर कोई महिला अफसर बनती हैं तो ऐसे लोगों को
मुश्किलों का सामना कम करना पड़ेगा। हमारे बीच में थी सीमा देवी, जो गोपालगंज ज़िले की बेटी हैं, बहू हैं, और गोपालगंज ज़िले में बहुत हर्ष के साथ इनका स्वागत और इनका सम्मान दिया जा रहा है कि इन्होंने अपने मुकाम तक पाया है और कई महिलाएं और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। और इन्होंने ऐसे कई कोचिंग संस्थान में भी अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं और लड़कियों को जागरूक कर रही हैं कि अगर आपके अंदर हौसला है, उम्मीद है, तो आप खड़े रहो, आपके साथ अगर कहीं भी सुझाव की ज़रूरत होगी तो हम साथ हैं। ऐसे ही आपको और भी खबरों से हम अपडेट करते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ क्राइम खबर से